हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो बच्चों? स्वागत है आपका SVM ऑनलाइन क्लासेस भद्राचल। कैसी चल रही है पढ़ाई? क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 15 और उसका ये पार्ट नंबर 10। 9th क्लास की साइंस का 15वां चैप्टर चल रहा है, उसका ये 10वां वीडियो हमें बनाना है, 10वां पार्ट बनाना है। थोड़ा सा याद कीजिए कि 9th या 9वें पार्ट्स में हमने क्या पढ़ा था। तो 9वें पार्ट के अंदर जो मेनली चीज़ आई थी वो थी पशु कृषि के बारे में था। और वो कंप्लीट तो हुआ नहीं था, वही पढ़ रहे थे हम। पशुओं में नस्ल सुधार के लिए क्या करना चाहिए, कैसे उपाय कर सकते हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में जानकारियाँ ले रहे हैं। देखो ये पन्ना भी पड़ा है मेरे पास, तो मैं उसको इसके नीचे लगा देता हूँ कुछ समय के लिए। ये था देखो कल की क्लास, जैविक और अजैविक कारकों के बारे में चर्चा की थी, पशु कृषि के बारे में कर रहे थे, पशुधन के बारे में बात कर रहे थे, उनका दुग्ध स्त्रवण जो काल है कितना इम्पोर्टेंट है उस पर चर्चा कर रहे थे। गाय की 2 नस्ल के बारे में बात की थी, सिंधी और साहिवाल। गाय और भैंस का जूलॉजिकल नाम वोस इंडिकस और वोस बोवेलिस याद किए होंगे, कर रहे होंगे बच्चों, साथ साथ में याद कर रहे हो आप। याद करोगे तो ही बेनिफिट मिलेगा, वरना फ़ायदा क्या हुआ फिर। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से तैयारी करो। आज की जो क्लास है हमारी वो इस बेस पर रहेगी कि पशु कृषि हम पढ़ रहे थे, किस प्रकार से आप एग्रीकल्चर में पशुओं को इन्वॉल्व कर सकते हो, उसके बारे में पढ़ना है। तो आइए डिटेल से पढ़ते हैं कि बुक में क्या लिखा है, वहीं से शुरू करते हैं। लीजिए, यहीं से कल छोड़ा था, उसके नीचे वाले पैराग्राफ से पूरा करना है। कल वाले में लास्ट में हमने एक क्रियाकलाप पढ़ा था, एक पशुओं की नस्ल सुधार के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं, इस पर थोड़ी चर्चा की थी। ये क्रियाकलाप पढ़ा था और उसके बाद में यहीं से अपन शुरू करते हैं वापस। उत्पादन की मात्रा मानवीय व्यवहार आधारित पशुपालन में पशुओं के स्वास्थ्य तथा स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए गाय तथा भैंस के शरीर की उचित सफाई तथा आवास की आवश्यकता होती है। उत्पादन की मात्रा मानवीय व्यवहार आधारित पशुपालन में पशुओं के स्वास्थ्य, आपका पशु कितना स्वस्थ है, वो स्वच्छ साफ सुथरा कितना है, वो सुंदर कितना है, इसका जिक्र रहता है। स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए गाय तथा भैंस के शरीर की उचित सफाई, शरीर उनका कितना अच्छी है, बॉडी कितनी साफ है, स्वच्छ, आवास की आवश्यकता होती है। यदि आप पशुओं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करना चाहते हो, चाहे उनसे दूध प्राप्त करना चाहते हो, चाहे उनसे ऊन प्राप्त करना चाहते हो, या उन्हें किसी कृषि कार्य में काम में लेना चाहते हो, तो अच्छी चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मान व्यवहार आधारित पशुपालन, पशुओं के साथ में मनुष्य जैसा व्यवहार हमें रखना पड़ता है। उनके साथ में अच्छा व्यवहार रखेंगे तो पशु हमारे साथ में सहज महसूस करेंगे, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। उनके साथ में व्यवहार पशुओं जैसा नहीं होना चाहिए, मानवीय व्यवहार होना चाहिए। उनके साथ में एक अच्छा लगाव होना चाहिए पशुओं के साथ में। जो कृषक होता है, जो पशुपालक है, जो पशुओं को पालता है, उसका पशुओं के साथ में एक बहुत अच्छा रिलेशन और रिश्ता होना चाहिए, बहुत अच्छा एक तालमेल होना चाहिए कि पशु उससे डरे नहीं, उसके साथ में सहज महसूस करे। दूसरा है पशुओं का स्वास्थ्य बिल्कुल उन्नत रहना चाहिए। उनके स्वास्थ्य की जानकारी हमें प्राप्त करनी चाहिए कि कहीं कोई पशु बीमार तो नहीं है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए, अच्छा दूध उत्पादन के लिए हमें गाय और भैंस के शरीर की उचित साफ सफाई भी रखनी चाहिए।
आप लोग को पता है गर्मियों के दिनों में जो भैंसें होती हैं, बुफेलो जो हैं, उनको पानी से नहलाया जाता है, शरीर उनका साफ स्वच्छ रखा जाता है। गाय का शरीर तो वैसे भी साफ रहता है, लेकिन फिर भी देखो भेड़ है, बकरियां हैं, इनके शरीर पर जब बाल बढ़ जाते हैं तो उनको काट देना चाहिए। तो कह सकते हैं कि जो पशुपालक है, जो पशुओं को पालता है, जो किसान है, उसे बहुत सारी जानकारियाँ, साफ सफाई है, स्वच्छता है, या उनके आवास की आवश्यकता होती है। जहाँ पशु रहता है वो आवास बहुत अच्छा होना चाहिए। गर्मी के दिनों की बात होती है तो उसे गर्मी नहीं लगनी चाहिए। सर्द ऋतु जैसे ही आती है तो उसको इस प्रकार का आवास, मकान या कमरा देना चाहिए, छप्पर देना चाहिए, पशुओं के लिए बनाना चाहिए जिसमें उनको सर्दी ना लगे। तो सर्दी गर्मी के लिए आवास का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। पीने वाला पानी कैसा मिल रहा है उसका भी ख्याल हमें रखना चाहिए। उसको जो चारा मिल रहा है वो उचित मात्रा का है या नहीं है, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। उनकी साफ़ सफाई है। तो कहने का मतलब है एक कृषक को, एक पशुपालक को पशुओं के आवास, साफ सफाई, उनके स्वास्थ्य, उनका वातावरण, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उत्पादन अच्छे से हो सके। पशु के शरीर पर झड़े हुए बाल अथवा धूल को हटाने के लिए नियमित रूप से पशु की सफाई करनी चाहिए। पशु का जो शरीर होता है उसके ऊपर झड़े हुए बाल हो जाते हैं, बाल पड़े रहते हैं उसी के, या धूल लग जाती है, उसको हटाने के लिए नियमित रूप से उसकी सफाई करनी चाहिए। यानी गर्मी का समय है तो पशु को नहला देना चाहिए, सर्दी का समय है तो फिर उस समय हो सकता है हाथ से आप साफ कर दो या किसी कपड़े से। तो पशुओं की साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। इससे एक तो पशु बीमार नहीं पड़ेंगे और दूसरे जो हम पशुओं के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं तो कोई बीमारी हमारे अंदर भी नहीं आएगी। और वैसे हम सबको पता है, विज्ञान पढ़ रहे हैं कि स्वच्छता तो सबसे अच्छी चीज़ होती है। हाइजीनिक कंडीशन, साफ़ सफाई तो कहीं पर भी हो वो काम की ही होती है, वो बेनिफिट ही करती है, वो कोई नुकसान तो पहुंचाती नहीं है। साफ़ सफाई तो हमें हर जगह रखनी चाहिए, ये एक मनुष्य का धर्म है। उनका आवास छतदार तथा रोशनदान युक्त होना चाहिए। छतदार यानी ऊपर से उनको धूप ना लगे, सर्दी ना लगे, ठंड ना लगे, ऐसा उनका आवास होना चाहिए। उनका जो छप्पर बना हो ऐसा होना चाहिए। चाहे वो घास फूस से बनाओ तब भी ऐसा होना चाहिए, लकड़ी से बनाओ तब भी ऐसा ही होना चाहिए, या फिर पक्का मजबूत आप टिन के सेट बनवाते हो तब भी उसमें ऊपर छत बहुत अच्छी होनी चाहिए। और रोशनदान युक्त होना चाहिए। हवा का आवागमन बहुत अच्छे से होना चाहिए, प्रकाश का आवागमन होना चाहिए। रोशनदान तो दोनों चीज़ें प्रदान करता है, सूर्य का प्रकाश भी देगा, हवा भी देगा, रोशनी भी आएगी, वहाँ से अंधेरा भी नहीं रहेगा। तो इन जानवरों के जब आवास बनाए जाते हैं, पशुओं के आवास बनाए जाते हैं तो बढ़िया तरीके से बनाने चाहिए, छप्परदार होने चाहिए, रोशनदान युक्त होने चाहिए। ऐसे आवास उन्हें वर्षा, गर्मी तथा सर्दी से बचाते हैं। बरसात में भी उनको नुकसान नहीं पहुँचे, गर्मी से भी राहत मिले और सर्दी से भी बचे रहें। तो इन तीनों मौसम में उनका आवास उनके लिए बहुत काम का होता है। देखो बच्चों, हम सबको पता है मानवीयता हर इंसान में होती है और होनी भी चाहिए। जब हमें ठंड लगती है, गर्मी लगती है या बरसात होती है तो हम तो अपने ही बनाए गए मकानों में चले जाते हैं, हम अपने लिए व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन बेचारे पशु कहाँ जाएंगे? जानवर जिसको हम किसी जंजीर से, किसी रस्सी से हमने बांध रखा है, फिर बरसात हो रही है या सर्दी लग रही है या गर्मी लग रही है तो वो कहाँ जाएगा भाग कर? वो तो खूंटे से बंधा हुआ है। इसलिए मनुष्य और इंसानियत हमारे अंदर होने के नाते हमें ऐसा करना चाहिए कि जानवरों के आवास की व्यवस्था हम स्वयं करें। बेचारा जानवर स्वयं कहाँ से व्यवस्था करेगा? यदि वो खुला रहेगा तो किसी पेड़ के नीचे या कहीं भी जाएगा, लेकिन बांधा हुआ है तो फिर अपनी जिम्मेदारी है। इसलिए मनुष्य का ये धर्म बनता है कि जानवरों को वर्षा है, गर्मी है, सर्दी से बचाने के लिए कुछ अच्छे आवास हमें बनाकर देने चाहिए। हम सब अपने घरों में बनाकर रखते हैं, आपको पता भी है। आवास का फर्श ढलवा होना चाहिए जिससे कि वह साफ और सूखा रहे। पशु जिस आवास में रहता है उसका फर्श, आंगन, नीचे का जो पोर्शन है वो ढलवा होना चाहिए जिससे कि साफ और सूखा रहे। उसका कारण, अब पशु तो पशु होता है, जैसे कि हमें टॉयलेट लगता है, लेटरिन लगता है तो हम चले जाते हैं बाहर गटर में, टॉयलेट में। तो पशु को ये तो इतना नॉलेज नहीं रहता है कि उसे कब करना है कि नहीं करना है। तो इसलिए पशु का आवास है वो थोड़ा सा ढलवा होगा, ढलाव होगा उसमें। तो वो जब पशु के टॉयलेट होंगे तो वो ढाल के साथ नीचे की ओर बह आते हैं। इससे वो जो आवास है वो गंदा भी नहीं रहेगा
और बहुत जल्दी सूख जाएगा। यानी कहने का मतलब मूत्र जो है, मलमूत्र जो पशुओं का है वो वहाँ पर ठहरना नहीं चाहिए। आवास ऐसा बनाओ कि वो थोड़ा ढलवा होना चाहिए, ढलान होनी चाहिए उसमें, ताकि मलमूत्र है वो ढलकर दूसरे स्थान पर चले आए, तो उनका आवास भी सूखा रहेगा और साफ और स्वच्छ भी रहेगा। इससे आगे दूध देने वाले पशु यानी डेयरी पशु कह सकते हैं आप उसको, दुधारू तो होते ही हैं, कि आहार की आवश्यकता दो प्रकार की होती है। जो जंतु जो जानवर दूध देते हैं हमें, दुधारू पशु होते हैं, उन्हें डेयरी पशु कहते हैं। उन्हें दो प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। एक प्रकार का आहार जो उसके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखे, पहला भोजन जो उसके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखे। दूसरा वह जो दूध उत्पादन को बढ़ाए। तो आप सबको पता है कि हम खली देते हैं, बिनोला खल है या अन्य प्रकार की खल है, चूरी है, मार्केट में ऐसी कई चीज़ें आती हैं जो दूध देने वाले पशुओं को हम देते हैं। बांटा जिसे कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, सुना होगा अपने घरों में। गंवार पीस कर दिया जाता है, बाजरा पीस कर दिया जाता है, या मार्केट से खली वगैरह कुछ लाया जाता है जो जानवरों को खिलाते हैं सुबह से हम दूध देने वालों को, दूध देते वक्त। तो दूध देने वाले पशुओं का दो प्रकार का चारा होता है, दो प्रकार का आहार हो सकता है, या दो प्रकार का उनका भोजन होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। एक वो भोजन जिससे उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, जैसे कि कुत्र जिसको कह सकते हैं, छानी जिसको कह सकते हैं, पेड़ पौधों का जो सूखा घास है वो कह सकते हैं आप, बाजरा है, गेहूँ है, मक्का है, जौ है, रिजगा है, ये देते हैं तो इससे तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और दूसरा जैसे कैल्शियम वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें देते हैं, खली वगैरह, जिससे कि दूध उत्पादन बढ़े। तो दूध देने वाले पशुओं का दो प्रकार का आहार होता है, एक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और दूसरा होता है दूध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए। इसकी आवश्यकता दुग्ध स्त्रवण काल के समय होती है। जो दूसरा है जिससे दूध बढ़ता है, जब पशु दूध नहीं देता है उस समय दूसरे प्रकार का जो आहार है उसे देने की आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता केवल दुग्ध स्त्रवण काल के समय होती है। पशु आहार के अंतर्गत आते हैं जैसे कि मोटा चारा, रुसांस जिसको कह सकते हो। ये मोटा चारा का मतलब क्या होता है, जैसे कि बाजरा है, गन्ना है, मक्का है, जौ है, रिजगा है, इसे मोटा चारा कहा जाएगा। रुसांस जो प्राय मुख्यतः रेसे होते हैं, तथा दूसरा है सांद्र जिनमें रेसे कम होते हैं और प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्व अधिक होते हैं। पशु को एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है जिससे उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व हों। पशुओं को भी अच्छा भोजन चाहिए हमारी तरह, जिसमें सभी प्रकार के उचित पोषक तत्व भी हों। प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है, अन्य पोषक तत्व होना बहुत ज़रूरी है। एक तो मोटा चारा हो गया और दूसरा सांद्र हो गया जिसमें फाइबर होते हैं, रेसे होते हैं, जैसे कुछ घास। ऐसे पोषक तत्वों के अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलाए जाते हैं जो दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखते हैं तथा दूध उत्पादन को बढ़ाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को हम साथ में मिला देते हैं जिससे कि दूध उत्पादन भी बढ़ता है, पशु स्वस्थ भी रहते हैं। तो मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो पशुओं का जो चारा होता है दूध देने वालों के लिए दो प्रकार का होगा, एक जिससे स्वास्थ्य बना रहे, दूसरे से दूध उत्पादन बढ़े। और आहार भी दो प्रकार का हो सकता है, एक मोटा चारा होता है, दूसरा सांद्र चारा होता है। सांद्र में पतला आता है, छोटा चारा होता है, छोटे दाने होते हैं। मोटा चारा ही मोस्टली खिलाया जाता है जिसमें प्रोटीन हो, अन्य पोषक तत्व हों। संतुलित आहार का होना बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर एक कृषक को, एक किसान को, एक पशुपालक को ये ध्यान में रखना चाहिए कि किस प्रकार का जो अनाज है वो जानवरों को खिलाया जाए। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें दो चीज़ें ऐड कर लेते हैं बच्चों। एक तो जो पशुओं का जो आवास है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कि सर्दी, गर्मी
बरसात में उनका अच्छे से बचाव होता रहे, सर्दी में भी, गर्मी में भी और वर्षा। सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों मौसम में वो अपने स्वास्थ्य को अच्छे से बचा सकें, ऐसा आवास होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? छतदार है, ढलवा होना चाहिए, रोशनदान उसमें होने चाहिए। और दूसरा क्या है उनका आहार। दुधारू पशुओं का 2 प्रकार का आहार होता है। एक प्रकार का आहार क्या करता है? स्वास्थ्य के लिए होगा, और दूसरा होगा दूध उत्पादन के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए। तो ये मेन टॉपिक था, इसमें से कुछ आया है, कुछ और बचा, उसको और पढ़ते हैं। आइए चलो इससे आगे पढ़ते हैं। तो दुधारू पशुओं को स्वस्थ भी रखते हैं और उनमें दूध उत्पादन को भी बढ़ाते हैं। चलिए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं बच्चों। आइए, पशु अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। पशुओं में बहुत सारे प्रकार के रोग लग सकते हैं, आपको पता है। मोस्टली जो बड़े जानवर हैं या छोटे जानवर हैं जो हमारे घरों में होते हैं, बेसिकली जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी की बात करूंगा मैं, तो उसमें एक रोग हो जाता है खुरपक्का, मुँह पक्का। तो खुर खराब हो जाते हैं उनके, मुँह पक्का में उसके मुँह पर चिथड़े से आ जाते हैं, दाग से हो जाते हैं। का डिटेल से और पढ़ेंगे, देखते हैं। बहुत सारे रोग हो सकते हैं यदि केयर न की जाए, ध्यान न रखा जाए तो। पशु अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं जिनके कारण उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता में कमी आती है, कमी अथवा उनकी मृत्यु भी हो सकती है। देखो बच्चों, जानवरों में, पशुओं में जो हम पालते हैं, पालतू जो पशु हैं, चाहे दुधारू पशु हो, उन पशुओं में यदि बहुत सारे रोग लग जाएंगे तो बेचारे क्या हो जाएंगे? दूध उत्पादन में कमी आएगी। दूध कहाँ से देंगे? बॉडी के अंदर दूध है वो प्रोड्यूस ही नहीं होगा, बनेगा ही नहीं, और बहुत सारे जानवरों की तो मृत्यु हो जाती है। देखो ये बहुत बड़ी गलत बात है। यदि कोई जानवर दूध नहीं देता, कोई बात नहीं, इंसान होने के नाते, मानवीयता के नाते हमें उस जानवर को बचाना चाहिए। आपने देखा कुछ लोग ऐसा करते हैं कि यदि कोई गाय, भैंस, भेड़, बकरी दूध नहीं देती है किसी कारणवश, बीमारी के कारण, तो लोग उसे बेच देते हैं या उसको वो मर जाती है, बीमार पड़ जाती है तो उसका इलाज नहीं करवाते। जैसे कि गाय दूध नहीं देती है तो लोग उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूध नहीं देती तो कोई बात नहीं, एक कृषक होने के नाते, एक इंसान होने के नाते हमारे अंदर मानवीयता रहनी चाहिए कि किसी भी जानवर को किसी प्रकार का कोई नुकसान न होना चाहिए, क्योंकि बेचारा जानवर फिर जाएगा कहाँ जब हम ही उसे बाहर निकाल देंगे। तो यदि किसी पशु के रोग हो जाता है तो हमें उसका इलाज करना चाहिए। और आपको पता है जगह जगह पर कितनी प्रकार की गौशालाएँ बनी हुई हैं। तो गौशाला है वो गायों की कितनी मदद करते हैं, तो हमें भी गायों की मदद करनी चाहिए। गाय एक शब्द का मतलब केवल गाय नहीं था बच्चों, यहाँ पर ये था कि सभी प्रकार के जानवर, चाहे वो भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, या कितने प्रकार के जानवर हो, जहाँ तक संभव हो हमें प्रत्येक प्रकार के जानवर की रक्षा करनी चाहिए। दूध उत्पादन उससे हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए। तो पशुओं में यदि रोग बहुत सारे प्रकार के हो जाएंगे तो दूध उत्पादन में कमी आएगी और पशु मर भी सकते हैं, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। एक स्वस्थ पशु नियमित रूप से खाता है और ठीक ढंग से बैठता है व उठता है। तो कैसे पता चलेगा कि वो जानवर बिल्कुल ठीक है? तो स्वस्थ, अब सबको पता चल जाता है, इंसान हो तो इंसान को पता चलता है अच्छे से। स्वस्थ पशु होगा वो नियमित रूप से खाएगा, ठीक ढंग से बैठता है, उठता है। यदि वो बीमार होगा तो उसकी चाल चलन थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, वो आवाज़ करेगा या वो बैठेगा नहीं ठीक से, पूरे दिन घूमता रहता है, खूंटे के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, तो कुछ अजीब सी हरकतें आपको देखने को मिलेंगी। वो असहज महसूस करेगा, तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये जो पशु है, जो जानवर है, वो थोड़ा बीमार है। पशु के बाह्य परजीवी तथा अंतः परजीवी दोनों ही होते हैं। पशु के शरीर के अंदर भी कुछ कीटाणु जीवाणु होते हैं और बाहर भी होते हैं। आपने देखा होगा कि त्वचा पर चींचड़ी लगी रहती हैं, जिसे हिरुडीनिया कहते हैं। उसके थन जो होते हैं गाय भैंसों के, वहाँ पर कुछ सूक्ष्म कीट हैं, वो कीट कह सकते हैं, चींचड़ी जीव कह सकते हैं, कृमि कह सकते हैं, वो चिपक जाते हैं और खून चूसते रहते हैं, तो वो भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाह्य परजीवी त्वचा पर रहते हैं, जिनसे पशु को त्वचा रोग हो सकते हैं।
पशुओं को कई प्रकार की स्किन डिजीज हो सकती हैं, त्वचा संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि जो दूध देने वाले पशु हैं उनके थनों के आसपास, आगे वाले और पीछे वाले पैरों के आसपास कितने छोटे छोटे जानवर चिपके रहते हैं, उनसे उनको बड़ी पीड़ा होती है, वो बीमार पड़ जाते हैं, कुछ रोग हो जाते हैं। तो जब जब समय मिले तो इनको हमें हटा देना चाहिए, थोड़ी सी पशु का ध्यान रखना चाहिए। अंतः परजीवी जैसे कीड़े, अमाशय तथा आंत को तथा पर्णकृमि, फ्लूक, यकृत को प्रभावित करते हैं। बहुत सारे प्रकार के ऐसे जानवर होते हैं जो अमाशय को, आंत को या यकृत यानी लीवर को खराब कर देते हैं, जो मनुष्य में भी हो सकते हैं, जानवरों में भी बहुत रोग फैलाते हैं। तो जानवर बेचारा किसको पास जाएगा कि मेरी हेल्प करो। तो समय समय पर हमें अपने पशुओं का ध्यान रखना चाहिए। संक्रामक रोग जैसे कि बैक्टीरिया तथा वायरस के कारण होते हैं। बहुत सारे रोग ऐसे भी होते हैं जानवरों में जो एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल जाते हैं। ऐसे रोगों को हम संक्रामक रोग कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं जो बैक्टीरिया और वायरस के कारण होते हैं, अर्थात जीवाणु और विषाणु के कारण फैलते हैं। अनेक विषाणु तथा जीवाणु जनित रोगों से पशुओं को बचाने के लिए टीका लगाया जाता है। समय समय पर जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो भी जानकारी देते रहते हैं, पशु चिकित्सक हैं वो भी हमें जानकारी देते रहते हैं। तो किसी पशु चिकित्सक, चाहे वो गवर्नमेंट पशु चिकित्सक हो, सरकारी या प्राइवेट भी हैं, तो उससे जानकारी लेकर समय समय पर पशुओं के टीके लगाए जाते हैं ताकि उसमें कोई रोग न हो, कोई संक्रामक रोग न फैले। है तो वो ठीक हो जाए और रोग नहीं है तो वो रोग आगे न फैले। तो ये मनुष्य का या एक पशुपालक का ये कर्तव्य बनता है मनुष्य का कि हम अपने साथ साथ में पशुओं का भी ध्यान रखें, क्योंकि बिना पशुओं के हमारा जीवन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें दूध नहीं मिलेगा, मांस है, मीट है, अंडे हैं, बहुत सारी प्रकार की जो खाने की वस्तुएं हैं जो हम जंतुओं से या पशुओं से प्राप्त करते हैं तो मुश्किल होती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पशुओं का स्वास्थ्य भी क्या हो, उन्नत हो। चलिए बच्चों, यहाँ की क्लास में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, उससे आगे कल पढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका 10वां पार्ट कंप्लीट आज। चलिए ठीक है, तो यहाँ से अपने को क्या कुछ चीज़ें और नहीं मिली थी उसको भी हम देखेंगे। तो पशुओं में क्या हो सकते हैं इसके अलावा? रोग। पशु रोग पर भी हमें जिक्र करना है, ध्यान देना है, उनके स्वास्थ्य पर भी। पशु रोग है और पशु स्वास्थ्य का भी हमें जिक्र करना है। कौन से रोग हो सकते हैं? संक्रामक रोग हो सकते हैं। किसके द्वारा फैल सकते हैं? अभी 2-3 नाम बताए थे बुक के अंदर। मोस्टली जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, या कुछ त्वचा रोग भी हो जाते हैं। पशु का स्वास्थ्य के लिए हमें उचित देखभाल करनी चाहिए, थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, उनका भी हमारी जिम्मेदारी बनती है ये। तो आज की क्लास में बच्चा जो चीज़ें हुई है आप उसका रिवीजन करना, अच्छे से पढ़ना। देखो एक बार दोबारा से देख लो, पशु आवास के बारे में, पशुओं के आहार के बारे में, रोगों के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, परजीवी की बात की थी हमने। बाह्य परजीवी होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरे अंतः परजीवी होते हैं, वो भी बहुत सारे रोगों के कारक होते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर आप चर्चा करना, इस चैप्टर को दोबारा पढ़ना। बहुत अच्छा चैप्टर है जिससे आपका ज्ञान बढ़ता है। थ्योरी के चैप्टर हैं। तो चलो बच्चों ठीक है, इस कक्षा में केवल इतना ही। तो आज 9th क्लास का चैप्टर 15 का 10वां पार्ट हमने कंप्लीट किया है। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक। लगातार बने रहिए और पढ़िए।